सभी मित्रों को देखिए, काफ़ी सारे प्रयास के बावजूद भी आखिरकार आयोग ने छात्रों की नहीं सुनी और आज 5 नवंबर है। आज उन्होंने अपना ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया है कि पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्टों में होगी और समीक्षा अधिकारी के भी उन्होंने नोटिस जारी किया है कि 22 और 23 दिसंबर को 2 शिफ्टों में होगी। तो यह एक जिद्दी आयोग है, इसको सुनना चाहिए था। आखिर छात्र के लिए ही तो ये सारी सिस्टम होता है, सारा परीक्षाएं होती है, सब कुछ होता है और छात्रों की बात ये सुनते नहीं हैं। बहुत ही गंभीर विषय है। छात्र आप लोग लगातार अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मामले को उठाते रहिए, लेकिन परीक्षा की डेट जब निर्धारित हो गई है तो उसकी तैयारी भी करते रहिए। देखिए, 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा प्रस्तावित है और 22 और 23 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी प्रस्तावित है। तो उसको ध्यान में रखते हुए 10 नवंबर तक आपको पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स और लगभग 15 से 20 नवंबर तक समीक्षा अधिकारी के लिए करंट अफेयर्स को तैयार करना है। अब पिछले भी दिवाली बीती है, दिवाली को महत्वपूर्ण घटनाओं का कुछ हमारे न्यूज़पेपर में दिखाई दिए हैं, तो चलिए हम उसी को कवर करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है श्री श्री रविशंकर को फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। इसे श्री रविशंकर को कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है? फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। उसका नाम क्या है? ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। उस पुरस्कार का नाम क्या है? ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। क्यों दिया गया है इनको? शांति, एकता और वैश्विक समुदाय के उत्थान में योगदान के लिए इनको दिया गया है श्री रविशंकर को। इनके द्वारा एक फाउंडेशन की स्थापना की गई है, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। उस फाउंडेशन का क्या नाम है? आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1981 में किया गया था। इसका कार्य क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सशक्तिकरण जैसे विषयों पर यह संपूर्ण विश्व में कार्य करती है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन 180 देशों से अधिक में अभी वर्तमान में यह संचालित है। 180 से ज़्यादा देशों में इन्हीं के सम्मिलित प्रयासों के कारण इनको श्री रविशंकर को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। चलते हैं अपने अगले खबर की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण खबर है, नेपाल ने भी एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाते हुए एक निर्णय लिया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त कैंसर के इलाज कराया जाएगा। यह नेपाल की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे कि अभी हाल ही में भारत के कौन सा पड़ोसी देश है जिन्होंने निर्णय लिया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को मुफ्त कैंसर की दवा उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसा नेपाल सरकार ने निर्णय लिया है। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने संजीवनी नाम से एक सेवा शुरू किया है, हेली एम्बुलेंस सेवा, जिसका नाम है संजीवनी। कहाँ शुरू किया है? एम्स ऋषिकेश से इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। देश में पहली बार ऐसी सेवा शुरू की गई है, संजीवनी नाम से हेली एम्बुलेंस सेवा। अगली हमारी महत्वपूर्ण घटना है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली। एक मोबाइल एप्लीकेशन है नागरिक पंजीकरण प्रणाली, इसका नाम है CRS मोबाइल एप्लीकेशन। यह गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन, इसका कार्य क्या है? यह प्रौद्योगिकी को शासन के साथ एकीकृत करने, मतलब टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस के साथ मर्ज किया जाएगा। इसके माध्यम से बहुत सारे कार्य आसान हो जाएंगे, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाणीकरण की प्रक्रिया भी आसान होगी। आप अभी तक क्या होता था कि वहाँ पे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय आपको प्रेजेंट रहना पड़ता था। अभी इससे क्या होगा कि आप उसका रजिस्ट्रेशन दूर से ही कर सकते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन। हमारा अगला महत्वपूर्ण खबर है, एक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एक नया ग्रह खोजा गया है, एक्सोप्लैनेट, एक बाह्य ग्रह खोजा गया है जिसका नाम है TOI 6651b। इसका नाम क्या है? TOI 6651b। यह ग्रह पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान की बात किया जाए तो 60 गुना अधिक इसका पृथ्वी से इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी के 60 गुना अधिक है। भारतीय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के वैज्ञानिकों, यह एक संस्था है, प्रयोगशाला है, इसके वैज्ञानिकों ने ही अब तक का चौथा एक्सोप्लैनेट खोजा है। यह चौथे नंबर का है, TOI 6651b। यह खोज भारत के वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में बढ़ते
योगदान को दर्शाता है कि भारत ने अब तक का चौथा एक्सोप्लैनेट खोज लिया है। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है यह है कि भारतीय रेलवे ने अभी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्विट्जरलैंड के साथ यह समझौता किया है। क्यों किया है? तकनीकी सहयोग के लिए ट्रैक रखरखाव और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ यह समझौता किया है। किसने? भारतीय रेलवे ने। अगला हमारा एक महत्वपूर्ण खबर है कि एक्ट फॉर डिसलेक्सिया अभियान अभी हुआ है, दीपावली के आसपास ही हुआ है। इसके तहत क्या किया गया है कि राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और संसद भवन जैसी इमारतों को लाल रंग की रोशनी से जगमगाया गया है। किस अभियान के तहत? एक्ट फॉर डिसलेक्सिया अभियान। यह एक जागरूकता कार्यक्रम था। इसके तहत लोगों को जागरूक करना इसका मकसद था। अगर बात करें डिसलेक्सिया की, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? पढ़ने व लिखने की अक्षमता को ही डिसलेक्सिया कहते हैं। तो उसी के तहत एक जागरूकता अभियान के तहत राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और संसद भवन जैसी इमारतों को लाल रंग की रोशनी से रंगा गया। उसका अभियान का नाम क्या है? एक्ट फॉर डिसलेक्सिया अभियान। अगले अपने महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। अभी 31 अक्टूबर था। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर यह राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की पहली बार सरकार बनी थी, तो तभी से इस दिवस को मनाने की शुरू किया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय संकल्प दिवस या राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस के नाम से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी 31 दिसंबर को पड़ता है। तो 31 दिसंबर को दो महत्वपूर्ण दिवस है, राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय संकल्प दिवस या राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस। अगले महत्वपूर्ण घटना की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी भारत ने लद्दाख के लेह में, हमारा अगला महत्वपूर्ण खबर है, भारत ने लद्दाख के लेह में अंतरिक्ष वातावरण तैयार कर इतिहास रच दिया है। कहाँ पे? लेह में, लेह लद्दाख में क्या तैयार किया है? अंतरिक्ष वातावरण। एक वैक्यूम क्रिएट किया गया है। इसरो ने एक एनालॉग अंतरिक्ष अभियान के तहत, इसका नाम है हब-1। क्या है? एनालॉग अंतरिक्ष अभियान के तहत एक वैक्यूम क्रिएट किया गया है, जिसको क्या किया है कि जो चंद्रमा और मंगल जैसी परिस्थितियों को वहाँ पे डेवलप किया जाएगा। इससे जो हमारे यात्री हैं, चंद्रमा और मंगल पे जाने वाले जो यात्री हैं भविष्य में जो जाएंगे, वह उसके जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे वहाँ पे, कि उसी तरह का वहाँ पे माहौल क्रिएट किया जाएगा और उससे निपटने का अभ्यास भी करेंगे इस वैक्यूम में। कुल मिला के देखा जाए तो यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल बनाया गया है। यहाँ पे जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं, विभिन्न ग्रहों पे जाने वाले अंतरिक्ष हैं, जाने से पहले अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे वहाँ की चुनौतियों से निपटने हेतु। एनालॉग मिशन के तहत धरती पर एक ऐसी जगह को चुना जाता है जहाँ जो अंतरिक्ष या किसी आकाशीय वातावरण जैसी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि उसी के तहत एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वहाँ का जो परिवेश होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है उस वैक्यूम का, जो जैसे चंद्रमा पे किसी यात्री को जाना हुआ तो चंद्रमा के जो वातावरण है उसके समान बनाया जाता है और देखा जाता है कोई चंद्रमा पे जाने पे कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगले हमारी महत्वपूर्ण घटना है विवेक देवराय। अभी एक व्यक्तित्व हैं, इनका अभी निधन हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे विवेक देवराय। इनका नाम है विवेक देवराय। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे और नीति आयोग के सदस्य भी रहे हैं। 2019 तक नीति आयोग के सदस्य थे। 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विवेक देवराय को। अभी इनका निधन हो गया है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, ध्यान रखिएगा। अभी एक अभ्यास का आयोजन किया गया है, अभी हो भी रहा है। अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 भारत और इंडोनेशिया के मध्य इसका आयोजन होता है। अभ्यास गरुड़ शक्ति किसके मध्य? भारत और इंडोनेशिया के मध्य इसका आयोजन होता है। अभी भारतीय सेना की एक टुकड़ी जकार्ता रवाना हो गई है। यह 9वां संस्करण है। 1 से 12 नवंबर के मध्य इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। अभी एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया COP16 के नाम से। इसका जो आयोजन हुआ है वह कोलंबिया के काली शहर में इसका आयोजन किया गया है। जैव विविधता संधि में शामिल देशों की यह 16वीं बैठक है। जैव विविधता से संबंधित यह बैठक थी COP16। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, संरक्षित ग्रह रिपोर्ट के नाम से रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि
जो 30% का भूमि संरक्षण का लक्ष्य इन्होंने रखा है, उसमें वर्तमान में 17% स्थलीय और लगभग 8.5% जलीय क्षेत्र ही संरक्षित है। संरक्षित गृह रिपोर्ट के माध्यम से यह बताया गया है। इसमें एक चिंता भी व्यक्त किया गया है। चिंता यह है कि इन्होंने बताया कि जो जीवाश्म ईंधन का इतना ज़्यादा प्रयोग बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से कोरल ट्रायंगल पर खतरा आने लगा है। कोरल ट्रायंगल क्या है? कोरल ट्रायंगल एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा त्रिभुज के आकृति वाला क्षेत्र है जहाँ पे 76% लगभग कोरल प्रजातियाँ पाई जाती हैं कोरल ट्रायंगल में। कोरल ट्रायंगल की स्थिति के बारे में हम लोग देखते हैं तो कोरल ट्रायंगल कहाँ पे है, इसकी लोकेशन देखते हैं तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में बसा हुआ है कोरल ट्रायंगल, जहाँ पे लगभग 76% कोरल प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, फिलीपींस और तिमोर लेस्ते जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल है कोरल ट्रायंगल के अंतर्गत। भारत ने इसमें अभी एक कार्य योजना शुरू किया है 30% क्षेत्र संरक्षित करने का। एक अपडेटेड जैव विविधता कार्य योजना शुरू किया है भारत ने कि हम 30% क्षेत्र को संरक्षित करेंगे। इसमें 23 राष्ट्रीय लक्ष्यों को भारत द्वारा निर्धारित किया गया है। कितने परसेंट? 30% संरक्षित क्षेत्र करेगा भारत अपडेटेड जैव विविधता कार्य योजना के माध्यम से। अगला हमारा महत्वपूर्ण खबर है, अभी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में दुनिया का सबसे बड़ी इमारत बन रही है जिसका नाम है मुकाब। यह इमारत का नाम है, कहाँ बन रहा है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। इसकी खासियत क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है मुकाब। अभी खबरों में रहा है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। क्या नाम है? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। यह क्या है? यह एक चिड़ियाघर है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका चर्चा में आने का प्रमुख कारण है कि यह टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर है। नाम क्या है? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। अगली हमारी महत्वपूर्ण घटना है, शक्तिशाली तूफान अभी आया था, उसका नाम है कांगरे। कांगरे कहाँ पे आया है? ताइवान के पूर्वी तट पर है। अगर प्रशांत सागर भी बोला जाए तो गलत नहीं होगा, प्रशांत सागर का ही भाग है ताइवान का पूर्वी तट, वहीं पे तूफान आया था कांगरे। अभी कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया एक शब्द को, ब्रेट इसका नाम है। इसको क्या घोषित किया गया है? कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेट को। अभी एक और अभ्यास हुआ है, युद्धाभ्यास। अभी एक और महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हो रहा है, कहाँ पे? यह हो रहा है अमेरिका में। इसका नाम है अभ्यास वज्र प्रहार। भारत और अमेरिका के मध्य होता है। अभी इसका आयोजन अमेरिका में हो रहा है। भारतीय सेना वहाँ गई है इस अभ्यास में भाग लेने के लिए। दीपम 2.0 योजना अभी क्रियान्वित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। इसके तहत महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। दीपम 2.0 किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश द्वारा। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सभा में कहा है कि टीबी मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है भारत में। तो 2015 से 23 तक लगभग 17.5% की गिरावट देखी गई टीबी मरीजों में। भारत का लक्ष्य कितना है? भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी को ख़त्म करना है, जबकि वैश्विक लक्ष्य, पूरे विश्व का लक्ष्य है 2030 तक पूरे विश्व में टीबी को ख़त्म करना है। और भारत ने पूरे वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले ही 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था जिनके बारे में, पीएम प्रबोवो सुबियांटो, यह इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में हमने देखा था। अभी ऐसी खबर निकल के आ रही है कि भारत में जो गणतंत्र दिवस का समारोह होगा 26 जनवरी 2025 को, उसमें यह मुख्य अतिथि हो सकते हैं पीएम सुबियांटो, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री। डोमा बोको अभी चर्चा में रहे हैं। यह बोत्सवाना के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। डोमा बोको क्यों है? बोत्सवाना के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बोत्सवाना के। अभी असम के मुख्यमंत्री, झारखंड में आपको पता है कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन की घोषणा हो गई है, तो वहाँ पे चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने की मांग की है। चूँकि ये बीजेपी से ही ताल्लुक़ रखते हैं तो उनकी मांग जायज़ है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारे महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषा क्या है? हो भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में मांग किए हैं इसमें शामिल होने के लिए। अगर संविधान की 8वीं अनुसूची की बात किया जाए तो इस पर मूलतः 14 भाषा शामिल थी।
अगर 8वीं अनुसूची की बात किया जाए तो इसमें मूलतः 14 भाषा शामिल थी और इसमें 14 भाषा शामिल थी। 8 भाषा बाद में जोड़ी गई है। पहला संविधान 3 संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। पहली बार जो इसमें जोड़ा गया था सिंधी को जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था संविधान की 8वीं अनुसूची में। दूसरी बार इसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। चौथी बार 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 4 भाषा को जोड़ा गया था। पहली बार 1 भाषा को जोड़ा गया था, उसके बाद 3 भाषा को जोड़ा गया था, उसके बाद 4 भाषा को जोड़ा गया था। BDMS अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें, B से बोडो, डोंगरी, M से मैथिली और संथाली। क्या है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, यह 4 भाषा जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। अभी इसी 8वीं अनुसूची में हो भाषा को शामिल करने की मांग किए हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, एक केंद्रीय जल आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में जो ग्लेशियर झीलें थीं, जो ग्लेशियर के पिघलने से जो झीलें बनती हैं, और अन्य जल निकायों के क्षेत्रफल में 2011 से 24 के बीच देखा जाए इन 23 सालों में लगभग 10.81 लगभग 11% की वृद्धि हुई है। ऐसा केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है। इसे एक नुकसान बहुत यह है, चिंता इन्होंने व्यक्त किया है कि झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ का